हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो थर्ड लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन में हमने इसके पहले का पार्ट पढ़ चुके हैं हम, जिसमें हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा है और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जब हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने 6 या 7 पोस्टुलेट्स पढ़े थे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का इसमें यूज होता है। डाल्टन ने भी एटॉमिक मास के बारे में जानकारी दी थी। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था जॉन डाल्टन का। उन्होंने क्या कहा कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, आयरन हुआ, क्लोरीन हुआ, सभी एटम का अपना डिफरेंट मास होता है। और ये जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के एग्रीमेंट में होता है। जो एटॉमिक मास होता है इसके एग्रीमेंट में होता है। इसको हम समझेंगे अभी एग्जांपल से। तो हर एलिमेंट का कितना मास है, इसको इंडिविजुअली यानी अकेले, अगर हम ऑक्सीजन का कितना मास होता है, अगर हम इंडिविजुअली ऑक्सीजन को लेके उसके मास को कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या था, पॉसिबल नहीं था। या हाइड्रोजन को भी अकेले हम कैलकुलेट करें तो पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए क्या होता था, स्टार्टिंग में उस समय जब जानकारी नहीं थी तो साइंटिस्ट रिलेटिव मास लेते थे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन का मास 1 है, तो हाइड्रोजन के मुताबिक ऑक्सीजन कितना है ये देखा जाता था कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है। ठीक, तो देखा गया हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसका 8 आ रहा है। वहीं कार्बन का हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना है, यानी हम सपोज कर लेते हैं कार्बन का भी कुछ आ रहा है। तो ये क्या होता था, एक दूसरे से रिलेटेड होता था। यानी अगर हाइड्रोजन को हम एक अपना स्टैंडर्ड रेफरेंस मान रहे हैं तो उसी से लेके हम बाकी को कंपेयर करते थे। बाकी एलिमेंट्स का क्या मास है उसको कैलकुलेट किया जाता था। ठीक, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो ऐसा देखा गया कि 3 ग्राम कार्बन जो है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ठीक, तो यही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन। हमने पढ़ा था डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन क्या होता था, डेफिनेट होता था। अगर कार्बन हम 3 ग्राम ले रहे हैं तो वो 4 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करता था। वहीं अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी हमने देखा था, 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता था। तो ये क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, जैसे अगर हमें कहीं वाटर मिलेगा H2O तो वो उसी एक फिक्स रेशो में मिलेगा। ठीक, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसमें यूज हो रहा था। और एक टर्म था एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, किसी भी एटम का जो भी मास आता था उसको लिखने के लिए एटॉमिक मास यूनिट या शॉर्ट फॉर्म था AMU, एब्रीविएटेड इसका फॉर्म था जो AMU यूज किया जाता था। हाइड्रोजन या जिस एलिमेंट से ही कंपेयर किया जाता था, और कंपेयर करने के बाद मान लो हाइड्रोजन का अगर 1 AMU है, हाइड्रोजन का मास 1 AMU है, हाइड्रोजन से अगर हम ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहे हैं, सपोज ऑक्सीजन का अगर 8 मिल रहा है तो ऑक्सीजन का 8 AMU लिखा जाता था। बाद में IUPAC ने कहा कि इसको हम, IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो भी केमिस्ट्री में रूल्स हैं इसको IUPAC डिसाइड करती है। जैसे मास किलोग्राम, SI सिस्टम क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो IUPAC ने क्या कहा कि AMU की जगह हम क्या यूज करेंगे, यूनिफाइड मास इसको हम कहेंगे, और इसका यूनिट सिर्फ U होगी। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा रिलेटिव क्या होता है। रिलेटिव यानी किसी से रिलेट करके किसी एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करना या बताना। ठीक, और मॉडर्न टाइम में क्या यूज हो रहा है, मॉडर्न टाइम में हम कार्बन 12 का रेफरेंस ले रहे हैं। तो कार्बन 12 का रेफरेंस लेकर हम देखेंगे 1961 में कार्बन 12 होता है, कार्बन 12, 13, 14 3 होते हैं।
कार्बन के आइसोटोप्स। तो कार्बन 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेचर में। तो कार्बन 12 को रेफरेंस मान के, इसी को रेफरेंस मान के जो भी एलिमेंट्स हैं उसके मास को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो कार्बन 12 को रेफरेंस माना जाता है, यानी 1 यूनिफाइड मास। अगर 1 यूनिफाइड मास है किसी चीज़ का, वो इक्वल टू क्या है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। यानी किसी भी एलिमेंट का मास अगर 1 यूनिट है तो वो क्या है, वो 1/12 ऑफ कार्बन 12, जो कार्बन 12 एटम है उसका वो 1/12 है, ठीक। तो इसी को लेके कुछ एलिमेंट्स के मास जो है, यानी अब रिलेटिव क्या हो गया, अब हम किससे रिलेट कर रहे हैं, जो मॉडर्न टाइम में हम यूज कर रहे हैं कार्बन 12 से हम रिलेट कर रहे हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ, ये 1961 से स्टार्ट हुआ, ठीक। यानी 1 यूनिट कितना हुआ, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। हाइड्रोजन का जैसे 1 होता है मास, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्लोरीन हो गया 35.5 होता है, ठीक। सोडियम हो गया 23 होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, ये एलिमेंट है, ये क्या है, एटॉमिक मास, ठीक। यू, यूनिट सबकी क्या है, यू, ठीक। 1 यू कितना होता है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। यानी 1 यू का मास कितना होता है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम के मास के बराबर होता है। हाइड्रोजन का कितना है, तो जब कार्बन से रिलेट करके चेक किया गया तो हाइड्रोजन 1 यूनिट मिला, नाइट्रोजन 14 यूनिट, ऑक्सीजन 16 यूनिट, क्लोरीन 35.5 यूनिट और सोडियम 23 यूनिट। इसी तरह से सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हैं, हर एलिमेंट का अपना अलग एटॉमिक मास होता है, ठीक। तो यही एटॉमिक मास है और इसका हम यूज करते हैं जब हम स्टडी करते हैं, तो हम एटॉमिक मास वगैरह कैलकुलेट किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। कार्बन 12 को रेफरेंस मान के सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास के बाद, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। एटम का डेफिनेशन क्या है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच में और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता भी है एटम का, नहीं होता, ठीक। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किस एटम का होता है, जो नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस हम पढ़ेंगे, जो पीरियोडिक टेबल है लास्ट में एक ग्रुप है 18th, उसे नोबल गैसेस कहा जाता है। उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट है नेचर में, बाकी एटम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। मेटल्स का हो गए, इनका जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिर एटम कैसे पाए जाते हैं, एटम फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक। एटम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर सिर्फ हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है, तो एक हाइड्रोजन का एटम इंडिपेंडेंटली अकेले नेचर में नहीं पाया जाएगा, ठीक। अगर ये पाया जाएगा तो ये H2 के फॉर्म में पाया जाएगा। तो H2 क्या है, H2 में यानी हाइड्रोजन के 2 एटम मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये एटम नहीं रह गया, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ठीक। मॉलिक्यूल, आयंस, ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का भी एटम अकेले नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन के भी एटम अकेले नहीं पाया जाता, यानी इंडिपेंडेंटली एटम नहीं पाया जाएगा। हाइड्रोजन H2 बनाता है, ऑक्सीजन O2 बनाता है। या फिर जब दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, H2O, इस प्रोपोर्शन में मिलके वाटर बनाते हैं, या H2O2 भी बनाते हैं, ठीक। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 बनता है। तो ये क्या है, यानी नाइट्रोजन का एटम अकेले नहीं पाया जाएगा, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। तो इस फॉर्म में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत ही कम एटम्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट या कंपाउंड का दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस।
जो मॉलिक्यूल होता है, एटम किसी भी एलिमेंट का जो है सबसे छोटा पार्ट होता है, यानी जिस एलिमेंट में एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं, जिसमें एक तरह के पार्टिकल होते हैं, जिस मैटर में, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट ऑब्वियसली जब एक ही तरह के पार्टिकल है तो उसमें एक ही पार्टिकल होगा, एटम, और वो एटम किस फॉर्म में होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। ठीक, पहले हम सेकंड पॉइंट को समझते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट मतलब क्या हुआ? अभी हमने देखा अगर ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? O2 बन रहा है। ठीक, ये क्या है? ये एटम है, ये एटम है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक, ये इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं पाया जाएगा नेचर में, ये दोनों अकेले नहीं पाए जाएंगे, बट ये नेचर में इंडिपेंडेंट पाया जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन मिल रहे हैं, क्या बन रहा है? H2। ये एटम है, ये एटम है। ठीक, ये अकेले इंडिपेंडेंट नहीं है, बट ये अकेले पाया जाएगा नेचर में। ठीक, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट के हैं, मिल के दोनों क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक, और एक साथ इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होगा। ठीक, एक हाइड्रोजन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, बट दो मिलके जब मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। यानी एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। या फिर डिफरेंट एलिमेंट, या फिर अलग अलग एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहे हैं, H2O। ठीक, तो क्या बनाएंगे? H2O वाटर बना रहे हैं। ठीक, वाटर का मॉलिक्यूल बना। ठीक, कार्बन ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक, एटम्स का नहीं है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड का है। ठीक, तो एटम सेम एलिमेंट के एटम, जैसे ऑक्सीजन सेम है, और या फिर डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग हैं, दोनों मिल के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल सेम एटम मिल के बना सकते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी मिल के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक, और मॉलिक्यूल का क्या होगा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। और एक वर्ड और है, एंड सो ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक, अगर वाटर है, ठीक, मान लो हमने 1 लीटर वाटर लिया है, 1 लीटर। ठीक, 1 लीटर वाटर से हम एक मॉलिक्यूल उसको अलग करते हैं वाटर का, तो उस एक वाटर के मॉलिक्यूल में भी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो प्रॉपर्टी 1 लीटर वाटर में होंगी। ठीक, बट एटम में प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। अगर हम हाइड्रोजन में देखने जाएं तो उसमें वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है, ऑक्सीजन में भी वाटर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट H2O का अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें सारी प्रॉपर्टी वाटर की है। ठीक, NaCl है, अगर NaCl का एक मॉलिक्यूल भी हमारे पास है, ठीक, तो इस एक NaCl के मॉलिक्यूल में सारी प्रॉपर्टी सॉल्ट की होगी जो सॉल्ट में होती है। ठीक, तो आई थिंक मॉलिक्यूल क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं। तो जैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक, जो नोबल गैसेस हैं, जैसे आर्गन हो गए, हीलियम, नियॉन, ठीक, ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, कुछ होते हैं जैसे O2, H2, Cl2, इसमें क्या है? 2 एटम है, तो ये क्या है? डाई एटॉमिक। ठीक, एक टर्म होता है जैसे हम यहाँ एटॉमिसिटी जिसे कहते हैं, एटॉमिसिटी NCERT की बुक में दिया है, आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 36। ठीक, और एलिमेंट, तो किसकी एटॉमिसिटी क्या होती है? जैसे आर्गन हो गया, आर्गन क्या है? सिर्फ Ar है, तो ये क्या है? मोनो एटॉमिक। ये क्या है? मोनो एटॉमिक। ठीक, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, ये क्या होता है? O2 होता है, ये डाई एटॉमिक है, यानी इसमें OO 2 है। ठीक, तो ये क्या है? डाई एटॉमिक। ठीक, इसी तरीके से फास्फोरस होता है, फास्फोरस P4, फास्फोरस का फॉर्मूला P4, तो इसमें 4 है, तो ये क्या है? टेट्रा एटॉमिक, जिसमें 4 हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा कहते हैं, टेट्रा एटॉमिक। ठीक, S8 होता है,
सल्फर S8 बनाता है। तो 8 क्या है, पॉली, यानी बहुत से एटम मिले हुए हैं इसमें, पॉली एटॉमिक, ठीक। इसमें सल्फर के 8 एटम मिले हुए हैं, इसमें फास्फोरस के 4 एटम मिले हुए हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम और आर्गन का अकेला 1 ही एटम है, ठीक। तो जिस एलिमेंट में सिर्फ एक होता है, एक अकेला एटम होता है, उसे मोनोएटॉमिक कहते हैं। जिसमें 2 होते हैं डाइएटॉमिक, जैसे ये सब क्या है डाइएटॉमिक, 3 होंगे तो ट्राइएटॉमिक कहेंगे, 4 है तो टेट्राएटॉमिक, 5 को पेंटा कह सकते हैं, ठीक। और ज़्यादा है तो हम उसे पॉलीएटॉमिक भी कह सकते हैं, जैसे सल्फर का S8, ठीक। तो ये क्या है, ये एटॉमिसिटी है। फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के जो कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है। जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स में एक रेशो फिक्स होता है, एक प्रोपोर्शन। हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था ना, तो उसमें हमने एक एग्जांपल भी लिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिक्स होता है तो 1:8 में कंबाइन होता है, ठीक। तो इसको भी हम देखते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, ठीक, फॉर्मूला क्या है H2O, ठीक। तो H2O में हमने जो एटॉमिक मास पढ़ा, एटॉमिक मास का टेबल दिया है बुक में, आप लोग लर्न कर लेंगे। तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 यूनिट, ठीक। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यूनिट, ठीक। तो H2O का अगर हम मास निकालेंगे तो कितना हुआ, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम यानी 2 यूनिट, ठीक। अगर हम रेशो चेक करें H2O का, ऑक्सीजन का कितना हुआ 16 हुआ, ठीक। यानी 2 ग्राम अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम क्या है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो इसमें रेशो क्या हुआ 1:8, यानी 2 1 2 2 8 या 16, 1:8। वाटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या रेशो है 1:8 है। वहीं अगर हम अमोनिया देखें, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है NH3, N का होता है 14 यूनिट, H का 1 यूनिट। तो क्या हो जाएगा इसमें 14:3, तो इसमें वही रहेगा 14:3, यानी रेशो क्या है इसमें 14:3 है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ये सब क्या हैं, ये सब मॉलिक्यूल हैं, ये सब कंपाउंड हैं, ये सब क्या हैं कंपाउंड हैं। और हम चेक कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस रेशो में मिल रहे हैं, किस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्बिनेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन, ठीक। कार्बन का कितना होता है 12 यूनिट, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यूनिट। तो क्या हो जाएगा इसमें 12 और ऑक्सीजन 2 है, 16 2 32 यूनिट, ठीक। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा 4 3 3 यूनिट और 4 8, यानी 3:8 ये रेशो होता है कार्बन और ऑक्सीजन का जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक। वहीं अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो उसमें रेशो क्या है कुछ और है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन से मिल रहा है। कार्बन का हमने देखा है 12 ऑक्सीजन का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12:16 हो जाएगा। तो 4 3 4 4 यहाँ पे क्या रेशो है 3:4 का रेशो है। यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है कंपाउंड तो क्या रेशो रहता है 3:4। कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो क्या रहता है 3:8 रहता है, ठीक। तो इस तरीके से कंपाउंड कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके मॉलिक्यूल कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। ये क्या है, ये मॉलिक्यूल के कंबाइन होने का रेशो है और ये मॉलिक्यूल इस रेशो में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है, यानी वाटर अगर हम प्योर वाटर कहीं से भी लेते हैं तो उसमें जो रेशो होगा यही होगा, ठीक। अमोनिया हम कहीं से भी लेते हैं रेशो क्या होगा 14:3 ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हम कहीं से भी लें रेशो 3:8 ही होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड हम कहीं से भी लें रेशो क्या होगा 3:4 ही होगा, ठीक। तो इसीलिए कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंस में पढ़ते हैं, कंपाउंड को यही रीजन है कि प्योर सब्सटेंस माना जाता है, ठीक। तो आई थिंक इसमें आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग आयंस पढ़ेंगे, 40 एन आयन, नोट कर सकते हैं आप लोग इसको।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।